तो नमस्कार। आज इस वीडियो में आपका स्वागत है लोन विद सोनू कुमार में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि होम लोन क्या होता है, कैसे लिया जाता है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स होम लोन में अवेलेबल होते हैं, क्या होम लोन को हम बीटी करा सकते हैं, क्या हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो सकता है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि चैनल पे हम लोन एंड फाइनेंसिस की बातें करते हैं और सिर्फ बातें नहीं करते, आपको लोन करा के देते हैं, आपको समझाते हैं किस तरीके से आपको लोन लेना चाहिए, किस तरीके से नहीं लेना चाहिए, क्या आपके लिए बेस्ट है, क्या आपके लिए बेस्ट नहीं है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि होम लोन होता क्या है। तो होम लोन का सिंपल सा मतलब है जो लोन आप बैंक के पास जाते हैं जिस लोन को लेने के लिए, और जिस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए। बेसिकली क्या है कि आपने मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी पसंद करी, आपने वो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आप बैंक के पास गए लोन लेने के लिए, तो उसको होम लोन बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एक ही होता है, बट दोनों के दोनों अलग अलग प्रोडक्ट हैं। होम लोन का सिंपल सा मतलब यह है कि जो प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, आप उसको परचेज करने के लिए बैंक के पास गए हो लोन लेने के लिए। और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का मतलब है कि ये होता है कि आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम है, आपके फादर साहब के नाम है, आपके मदर के नाम है, और उस प्रॉपर्टी पे आप लोन ले रहे हो, तो उसको बोलते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि होम लोन क्या होता है। तो होम लोन का दोबारा बता देता हूँ। होम लोन का सिंपल सा मतलब जो प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं है, जो प्रॉपर्टी किसी और के नाम है और आप उस प्रॉपर्टी को परचेज करना चाहते हैं, उस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए जो भी लोन की रिक्वायरमेंट है, उस लोन को जब आप लेते हैं तो उसको होम लोन बोलते हैं। तो होम लोन बेसिकली एक सिक्योर्ड लोन है। आपकी जो प्रॉपर्टी, तो होम लोन जो है ये एक सिक्योर्ड लोन है। आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास गिरवी रखे जाते हैं या बैंक के पास ही रखे जाते हैं। आप जब उसकी ईएमआई कंप्लीट कर देते हैं तो वो पेपर्स आपको मिल जाते हैं और जो लोन है वो ख़त्म हो जाता है। अब बात करते हैं कि जो होम लोन है वो कितने तरीके के लोगों को मिल सकता है। आप सैलरीड भी हो सकते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप इंजीनियर हो सकते हैं, आप अपना बिजनेस भी कर रहे हो सकते हैं, तो आप कुछ भी हो सकते हैं। बट जो होम लोन है, होम लोन की जो कैटेगरी है, जो कस्टमर बेस है, वो दो ही तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। या तो आप सैलरीड हो सकते हैं या आप अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी जो इनकम है वो सैलरी स्लिप से ये काउंट करी जाती है कि आपकी सैलरी कितनी है, कितना आप खर्चे कर रहे हैं, कितनी आपकी ईएमआई चल रही है, ऑलरेडी अभी आप कितने लोन रन कर रहे हैं। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपकी जो बैलेंस शीट है, आपकी जो बैलेंस शीट है, आईटीआर है, सीओआई है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो अब बात करते हैं कि जो होम लोन है, होम लोन के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो कॉमन क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। प्रोडक्ट, ये जो होम लोन का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो बहुत सिंपल सा है कि आपने प्रॉपर्टी पसंद करी, प्रॉपर्टी पसंद करने के लिए आप बैंक के पास गए, बैंक ने उस पर होम लोन दे दिया। तो दिक्कत कहाँ आती है? तो दिक्कत आती है प्रॉपर्टी में। अब जो एक कॉमन क्वेश्चन ये है कि क्या मुझे जनरल पावर ऑफ अटर्नी पे होम लोन मिल सकता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जनरल पावर ऑफ अटर्नी पे होम लोन नहीं मिलता है। अगर आप बात करोगे एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसी, कोटक, बजाज, टाटा, चोला, पूनावाला, ये कुछ अच्छी एनबीएफसीज हैं जो होम लोन करती हैं, जिनमें से कोई भी एनबीएफसी ये अपने जनरल पावर ऑफ अटर्नी पे होम लोन नहीं करती है। इसके अलावा बहुत सारी एनबीएफसी, छोटी छोटी एनबीएफसीज हैं जो, इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी हैं जो छोटी छोटी एनबीएफसीज हैं जो जनरल पावर ऑफ अटर्नी पे लोन करती हैं। बट वो लोन थोड़े से कॉस्टली होते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट के लोन नहीं होते हैं। इन जनरल अगर हम बात करें तो जनरल पावर ऑफ अटर्नी पे लोन नहीं होता है। आपका जो लोन होता है वो होता है आपकी रजिस्ट्री पे। अब रजिस्ट्री की बात करते हैं। रजिस्ट्री किसे कहते हैं? अब रजिस्ट्री का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपने प्रॉपर्टी पसंद करी, प्रॉपर्टी पसंद करने के बाद आप जो भी आपका एरिया है, जो भी आपका लोकल एरिया है, उस लोकल एरिया के एसडीएम ऑफिस में गए। एसडीएम ऑफिस में जाके आपने उस रजिस्ट्री की स्टैम्प ड्यूटी पे करी और आपने एसडीएम के सामने साइन करे कि ये प्रॉपर्टी हमने परचेज कर ली है और इसके अगेंस्ट में इतने रुपए हमने पे कर दिए हैं। तो रजिस्ट्री जिस प्रॉपर्टी की होगी उसी रजिस्ट्री पे बैंक लोन करता है।
अब दिक्कत क्या, अब अगला क्वेश्चन आता है कि जब सारे अगर मान लीजिए रजिस्ट्री है तो भी कोई दिक्कत आ सकती है क्या, तो भी ऐसा कुछ हो सकता है क्या, क्या हमें प्रॉब्लम आई होम लोन लेने में? तो यस, बिल्कुल होता है। इसका क्या मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए रजिस्ट्री है, अब रजिस्ट्री के अंदर क्योंकि ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में बहुत सारी चीज़ें म्यूटेशन है, किसी ने कुछ गलती कर दी, तो ये छोटी छोटी गलतियां होम लोन लेने में दिक्कत आती है। अब जैसे मान लीजिए HDFC बैंक है, तो HDFC बैंक क्या करता है, अगर रजिस्ट्री है और आपके एक फ्लोर पे 2 फ्लैट हैं और वो बिल्डर फ्लोर है तो लोन नहीं करता। लेकिन अगर आपका जो आपके एक फ्लोर पे 2 फ्लैट, 3 फ्लैट, 4 फ्लैट है और वो एक सोसाइटी है, एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, तो वहाँ पे HDFC बैंक लोन कर देगा। तो सबसे पहले ये बता देना कि सिर्फ ये देख के कि होम लोन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट रीड करने होते हैं प्रॉपर्टी, तो ये बताना मुश्किल होता है कि कौन सा बैंक, कौन सी NBFC किस जगह पे कितना लोन प्रोवाइड करती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम क्योंकि हमें लोन करते करते इतना टाइम हो गया है, तो एक अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ, ये प्रॉपर्टी इस बैंक में इजीली हो जाएगी। और उससे पहले भी हम बैंक में डॉक्यूमेंट्स या प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट भेज के चेक करवा लेते हैं कि क्या ये प्रॉपर्टी वो रिस्पेक्टिव बैंक कर रहा है लोन। अगर वो लोन करता है तभी हम आपकी फ़ाइल उस बैंक में फॉरवर्ड करते हैं। तो अब बात करते हैं कि मैंने अभी प्रॉपर्टी की बात कर ली कि प्रॉपर्टी, अच्छा प्रॉपर्टी, अच्छा ये लोगों के माइंड में ये भी आता है कि अगर मुझे दुकान खरीदनी है, अगर मुझे कमर्शियल चीज़ें खरीदनी है, कमर्शियल प्लॉट खरीदना है, तो वो क्या मेरे को होम लोन हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। उसको हम कमर्शियल होम लोन बोलते हैं। वो आपका रेजिडेंशियल होम लोन नहीं होता, वो आपका कमर्शियल होम लोन होता है। तो आपके सारे तरीके के होम लोन सारे तरीके के होम लोन में हम डील करते हैं। आप अब बात करते हैं कि कौन से कस्टमर को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हम मतलब देने होते हैं जिसके बेस पे होम लोन हो जाता है। तो सबसे पहले अगर हमने बात करी थी कि जो कस्टमर होते हैं, तो कस्टमर की जो प्रोफाइल होती है वो 2 तरीके से ही हो सकती है, या तो वो सैलरीड हो सकते हैं या वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं। अगर मान लीजिए सैलरीड है तो सैलरीड के डॉक्यूमेंट क्या होंगे, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 3 महीने की सैलरी स्लिप, 6 महीने की, 1 साल की बैंक स्टेटमेंट, एक फ़ोटो, एक अपना 2 साल के फॉर्म 26AS, और अपने जो भी आपकी वाइफ हैं या आपके फादर साहब हैं, अगर आप मैरिड हैं तो वाइफ, अगर आप मैरिड नहीं हैं तो फादर साहब या मदर, उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड एज अ को एप्लीकेंट। तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट, और प्लस प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी, ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें आपकी फ़ाइल को चेक करने के लिए चाहिए होते हैं कि आपको लोन हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगले जो नेचर ऑफ जो प्रोफाइल है कस्टमर की, वो होती है सेल्फ एम्प्लॉयड। तो सेल्फ एम्प्लॉयड में आपका बिजनेस भी हो सकता है, आप डॉक्टर हो सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, आप सेल्फ एम्प्लॉयड वकील हो सकते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन हो सकते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड CA हो सकते हैं। इन शॉर्ट, आप किसी के जॉब नहीं कर रहे, आपका अपना बिजनेस है और उस बिजनेस की आप ITR फाइल करते हो। अब बात करते हैं कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपको एक बेसिक डॉक्यूमेंट जो हमें देने होते हैं वो क्या देने होते हैं, जिससे कि हम चेक कर सकते हैं कि आपकी फ़ाइल किस तरीके से हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो आपको क्या देना है, आपको अपना पैन कार्ड देना है, आधार कार्ड देना है, आपको GST सर्टिफिकेट हमें दिखाना है, अपना 1 साल की बैंक स्टेटमेंट दिखानी है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट दोनों, और आपकी 1 साल की बैंक स्टेटमेंट हो गई, 2 साल के फाइनेंशियल्स हो गए, ITR, COI, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, और अगर कोई एनेक्सर्स हैं तो वो, प्लस अपने GST रिटर्न्स, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो, क्योंकि GST रिटर्न आप फाइल करते होगे, और एक को एप्लीकेंट के लिए या तो अपने वाइफ या अपने फादर साहब, मदर को आप एज अ को एप्लीकेंट दे सकते हैं। ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं अगर हमें लोन को चेक करना है कि हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, किस स्कीम में कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसको आपको देना होता है, सो दैट कि हम आपकी फ़ाइल को रीड कर सकें और ये समझ सकें कि कहाँ से आपका लोन हो सकता है। प्लस इसके साथ एक डॉक्यूमेंट जो दोनों ही प्रोफाइल में मैंडेटरी है, वो है आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट। तो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट भी आपको देने होते हैं, मतलब फ़ोटोकॉपी देनी होती है, क्योंकि अगर आप जब तक आप प्रॉपर्टी परचेज़ नहीं करोगे उससे पहले तो आपको प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट नहीं मिलते हैं। तो तो आपको हमें प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी देनी होती है, जो आप अपने सेलर से ले सकते हैं, जिससे कि आप ये चेक करवा सकते हैं कि आपका लोन जो है वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या प्रॉपर्टी क्लियर है या नहीं है। प्रॉपर्टी क्लियर का मतलब यह है कि उस पर कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, उस पर कोई दिक्कत तो नहीं है, उस पर कोई केस तो नहीं चल रहा। ये सारी चीज़ें बैंक चेक करता है।
अब बात करते हैं कि मान लीजिए कुछ प्रॉपर्टी तो ऐसी होती हैं कि जिनका हमें पता होता है कि इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पे बैंक के अलग ऑफर्स होते हैं। अब मान लीजिए कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जहाँ पे बैंक का इतना एक्सपोजर नहीं है, या वो प्रॉपर्टी को चेक करवाना पड़ेगा कोर्ट के अंदर, तो उसके लिए एक फ़ीस लगती है। आपको बैंक के नाम पे एक चेक देना होता है, जो भी बैंक की स्कीम है उसके अकॉर्डिंग, जिससे कि 1000, 2000, 3000, 4000 के आसपास का चेक होता है, जो कि आपकी लीगल की फ़ीस होती है। आपका जो लोन होगा, लोन जो आपकी प्रॉपर्टी होगी, जिस प्रॉपर्टी के केस पे आप होम लोन ले रहे हो, उस प्रॉपर्टी को चेक कराने के लिए एक लीगल फ़ीस जाती है, जिसमें क्या होता है कि बैंक का एक वकील आपकी जो भी अथॉरिटी है, जो भी लोकल अथॉरिटी है, उस लोकल अथॉरिटी पे जाता है और वो डॉक्यूमेंट निकलवाता है कोर्ट से, और ये वेरीफाई करके देता है कि आपके ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हैं, सही हैं या नहीं हैं, और उस प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू चल रही है आज की डेट में मार्केट में। अब वैल्यू का मतलब क्या होता है कि होम लोन में अगर या प्रॉपर्टी लोन में क्या होता है कि आप बोलो तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है। मतलब आप जो मान लो आपने बोली आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, तो बैंक ऐसा नहीं मानता कि 1 करोड़ रुपए है। बैंक क्या करता है, उसकी वैल्यूएशन करवाता है। वैल्यूएशन कौन करता है? वकील करता है। वैल्यूएशन वकील करके अपनी एक रिपोर्ट बना के देता है कि एज पर हिम कि उस प्रॉपर्टी की जो आप परचेज कर रहे हो उसकी एक्चुअल वैल्यू बैंक के हिसाब से क्या है। आप उस प्रॉपर्टी वैल्यू का से डबल भी परचेज कर सकते हो, कम भी परचेज कर सकते हो, बट बैंक की नज़रों में उसकी क्या वैल्यू है, और बैंक फिर उसके हिसाब से आपको लोन सैंक्शन करता है। तो इसीलिए बहुत सारी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं इसके अंदर। होम लोन के अंदर बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, तो इसलिए बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं होम लोन के अंदर, जिसको हमें पूरा देखना होता है, पूरा समझना होता है। उसके बेस पे ही आपको हम लोन करवा के देते हैं। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है होम लोन की, अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं या आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं और आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, प्रॉपर बिल्डर फ्लैट हैं या एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, तो ये वो एरिया हैं जहाँ पे बैंक इजीली लोन करता है। तो अगर आपकी होम लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए नंबरों पे आप हमें कॉल करिए, हम आपको गाइड करेंगे किस तरीके से, किस बैंक से, किस एनबीएफसी से आपको लोन मिल सकता है और ईजिली लोन मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम एक नई वीडियो के साथ आपके साथ आएंगे, जिसमें हम एक नए प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, नए प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से आपको लोन मिल सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्क्रीन पे दिए नंबरों पे कॉल करिए और हमारी टीम से कनेक्ट करिए, जो आपको पूरा गाइड करेगी कि कैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।